गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री क्लासेस 3.0 विद नेचर में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे हुमायूं और बहादुर शाह के संघर्ष की, और आज हम बात करेंगे हुमायूं और शेर खां तो आज हम बात करेंगे हुमायूं और शेर खां के संघर्ष की, जो 1537 से 40 ईस्वी के मध्य चलेगा। लेकिन अगर हम बात करें हुमायूं और शेर खां के संघर्ष की, तो यह पूर्ण रूप से दिखाई पड़ता है चौसा के युद्ध में। चौसा के युद्ध में हुमायूं और जो है शेरशाह के मध्य युद्ध लड़ा जाता है। लेकिन इस चौसा के युद्ध से पहले कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसका परिणाम जो था वो चौसा का युद्ध था। तो वो क्या घटनाएं घटी, पहले हम उन घटनाओं के बारे में जान लेंगे। तो आइए जानते हैं। तो अगर हम यहां पर इन दोनों के संघर्ष की बात करें, तो यह संघर्ष सर्वप्रथम 1532 ईस्वी में चुनार, ये जो संघर्ष था हुमायूं और शेरशाह का, यह सबसे पहले 1532 ईस्वी में दिखाई पड़ता है, क्योंकि हुमायूं ने इसी समय शेर खां की शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए चुनार पर घेरा डाला था। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसके कारण हुमायूं को यह घेरा उठाना पड़ा, और शेर खां भी इस समय हुमायूं से कहीं न कहीं युद्ध नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने भी हुमायूं से संधि करना ही उचित समझा। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों के मध्य संधि हो जाती है, और जो एक प्रकार से संघर्ष हो सकता था वह समाप्त हो जाता है। लेकिन जब यह चुनार का घेरा हुमायूं ने डाला था, तो यहाँ पर एक घटना और घटी थी। अभी देखिए, अभी हम बात करेंगे पहले शेर खां के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में। तो अभी बात चल रही है शेर खां की। तो देखिए, जब यहाँ पर हुमायूं ने घेरा डाला चुनार पर, तो एक घटना और घटी। क्या घटी? बंगाल के शासक कौन थे? महमूद शाह, ये बंगाल के शासक थे। अच्छा, अभी तक जो इनसे पहले जो शासक थे बंगाल के, वो कौन थे? नुसरत शाह। तो जो ये नुसरत शाह थे, ये हमेशा अफगानों के प्रति कहीं न कहीं सहयोग की भावना रखते थे, और उन्होंने हमेशा अफगानों की सहायता की थी। लेकिन जब ये महमूद शाह गद्दी पर बैठे, तो इन्होंने, जब हुमायूं ने यहाँ पर चुनार का घेरा डाला, तो इन्होंने शेर खां की सहायता तो की नहीं, इसके उल्टे उन्होंने शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि शेर खां महमूद शाह से रुष्ट हो गया या नाराज हो गया। हालांकि इन दोनों के मध्य बाद में संधि हो गई और हुमायूं वापस आगरा चला गया। लेकिन जो ये शेर खां था, ये कहीं न कहीं महमूद शाह ने जो शत्रुतापूर्ण जहां पर जो व्यवहार किया था, उसका वो बदला लेना चाहता था। तो यहाँ जो नुसरत शाह थे, इनका लड़का था अलाउद्दीन फिरोज शाह। अभी हम बताएंगे कि इनके लड़के की क्यों हम बात कर रहे हैं, अलाउद्दीन फिरोज शाह की। देखिए, यहाँ पर जो शेर खां है, इनसे कहीं ना कहीं उस बात का बदला लेना चाहता था। लेकिन अगर शेर खां यहाँ पर डायरेक्टली हमला बंगाल पर कर देता, तो बंगाल की जनता और वहाँ के जो सैनिक हैं, वो सब क्या होते, एकजुट हो जाते, और शेर खां को कहीं ना कहीं हो सकता पराजय का सामना भी करना पड़ता। तो इसलिए शेर खां ने बंगाल पर पहले हमला नहीं किया। उसने क्या किया, एक प्रोपोगंडा तैयार किया, इसको कहते हैं प्रोपोगंडा वॉर। तो प्रोपोगंडा वार क्या होता है? प्रोपोगंडा वार
को इस तरीके से समझिए, ये प्रोपेगेंडा वार को ये कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को पराजित करने से पहले उसका नैतिक पतन अगर कर दिया जाए तो उसे आसानी से पराजित किया जा सकता है। जैसे कि किसी व्यक्ति के बारे में नैतिक पतन का मतलब ये कि अगर उसके बारे में अफवाह फैलाई जाए कि ये व्यक्ति बहुत बेकार है, हत्यारा टाइप का है, क्रूर है, समाज में इसको रहने के लायक नहीं है, तो इस प्रकार की पहले अगर समाज में उस व्यक्ति के प्रति एक बात फैला दी जाए तो उस व्यक्ति को आसानी से पराजित किया जा सकता है। यही प्रोपेगेंडा फैलाएगा कौन? शेर खान। तो जो ये प्रोपेगेंडा वार था, इसमें कहीं ना कहीं अगर हम देखें, अगर शेर खान के बारे में हम पूरा पढ़ें तो शेर खान इसमें बहुत ही माहिर था। वो इस प्रोपेगेंडा वार का इस्तेमाल उसने कई युद्धों में किया था। यहाँ भी इसने इसी प्रोपेगेंडा वार का इस्तेमाल किया। क्या किया? इसने यहाँ पर डायरेक्ट हमला न करके पहले ये बात फैलाई कि जो ये नुसरत शाह थे, इनका लड़का था अलाउद्दीन फिरोज शाह, और जो महमूद शाह थे ये नुसरत शाह के भाई थे। तो इन्हीं महमूद शाह ने अलाउद्दीन फिरोज शाह की हत्या कर दी थी और ये गद्दी पर बैठ गए थे। तो जब अलाउद्दीन फिरोज शाह की इन्होंने हत्या करके गद्दी पर अधिकार किया तो इसी बात का फायदा कौन उठाएगा? शेर खान। और शेर खान ने इस बात का फायदा उठाया। उसने ये बंगाल में अफवाह फैलाई कि बंगाल पर मैं आक्रमण इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि महमूद शाह ने अलाउद्दीन फिरोज शाह की हत्या की थी, क्योंकि जो नुसरत शाह हैं वो अफगानों के परम मित्र थे और उनके पुत्र की हत्या जो है महमूद शाह ने की है, इसलिए मैं बंगाल पर आक्रमण कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं इनको महमूद शाह को एक प्रकार से पहले हत्यारे के रूप में उसने बंगाल में जो है फेमस कर दिया और उसके बाद बंगाल पर आक्रमण किया। तो जब बंगाल पर आक्रमण किया तो यह आक्रमण किया उसने 1534 ईस्वी में, और सूरजगढ़ के युद्ध में महमूद शाह को पराजित कर दिया। तो जो सूरजगढ़ का युद्ध हुआ, इसमें जब शेर खान ने महमूद शाह को पराजित कर दिया तो कहीं ना कहीं उसकी महत्वाकांक्षाएं जो थी उसमें भी जो है एक प्रकार से वृद्धि हुई, और इसी युद्ध से उत्साहित होकर के शेर खान ने पुनः 1535 ईस्वी में फिर से बंगाल पर आक्रमण कर दिया। हालांकि इस सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के कई क्षेत्रों पर शेर खान ने अधिकार कर लिया था। तो 1535 में जब दूसरा आक्रमण बंगाल पर किया तो उसमें तेलियागढ़ी, इस तेलियागढ़ी तक के क्षेत्र पर जो है शेर खान ने अधिकार कर लिया था। ये जो तेलियागढ़ी था इसको बंगाल का द्वार कहा जाता। इस तेलियागढ़ी को जो है बंगाल का द्वार कहा जाता था, और इस तेलियागढ़ी तक के क्षेत्र को जो है शेर खान ने जो है अपने अधिकार में ले लिया था। इधर जो है महमूद शाह, इन्होंने पुर्तगालियों की सहायता से इस क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वह सफल न हुआ और शेर खान ने पुनः महमूद शाह को पराजित कर दिया और आगे बढ़ते हुए बंगाल की राजधानी गौड़ को भी घेर लिया। तो ये घटना, जब गौड़ की राजधानी घेरेगा तो ये घटना कब घटेगी? 1536, क्योंकि युद्ध काफी लंबे समय तक चलते थे। तो 1536 ईस्वी में गौड़ इस राजधानी को घेर लिया। अंततः जो है महमूद शाह विवश होकर 13 लाख 13 लाख स्वर्ण मुद्राएं 13 लाख स्वर्ण मुद्राएं शेर खां को दे करके शेर खां से
संधि की और अपने राज्य की रक्षा की। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं महमूद शाह 13 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर अपने राज्य की रक्षा करता है। किससे? शेर खां से। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, अब जब यहाँ पर संधि जो शेर खां है यह बहादुर शाह से जब संधि करेगा तो बहादुर नहीं, महमूद शाह से जो है संधि करेगा, तो अब वह कहीं न कहीं बंगाल को अपने अधीन मानने लगा था और इसी बात का बहाना बनाकर वो पुनः 1537 ईस्वी में पुनः बंगाल पर आक्रमण करेगा, क्योंकि वो अपने अधीन मानता था। तो अधीन जब मानेगा तो उससे वह खिराज भी वसूल करेगा और इसी खिराज वसूलने का बहाना बनाकर वह पुनः बंगाल पर आक्रमण करता है। जब वह पुनः बंगाल पर आक्रमण करता है तो इस समय जो ये महमूद शाह है ये किससे सहायता मांगेंगे? हुमायूं से। तो जब 1537 ईस्वी में आक्रमण करेगा शेर खां आक्रमण करेगा तो ये महमूद शाह सहायता मांगेंगे हुमायूं से। अब हम चलेंगे हुमायूं पर। ये तो हमने बात की किसकी? शेर खां की। अब हम इधर आ जाएंगे हुमायूं पर। हुमायूं क्या कर रहे थे? जब ये घटनाएं घट रही थी तो हमने बताया कि हुमायूं कहाँ व्यस्त थे? बहादुर शाह के साथ जो संघर्ष चल रहा था उसमें व्यस्त थे। लेकिन हुमायूं जब गुजरात से वापस लौटा तब इधर जो शेर खां की शक्ति बढ़ रही थी, इसकी वजह से दिलावर खां के परामर्श पर जो दिलावर खां ने परामर्श दिया कि आप कहीं न कहीं शेर खां की शक्ति पर अंकुश लगाइए। तो दिलावर खां के जो परामर्श था, इसी परामर्श पर हुमायूं ने शेर खां के विरुद्ध जो है अपना दूसरा अभियान शुरू किया और उसने रास्ते में चुनार का दुर्ग था, इसी पर पहले घेरा डाल दिया, क्योंकि ये चुनार का किला अब भी शेर खां के अधीन था। तो इस पर हुमायूं ने घेरा डाल दिया। लेकिन इस समय इस किले का रक्षक कौन था? तो इस समय इस किले का रक्षक शेर खां का पुत्र कुतुब खां था और शेर खां की योजना के अनुसार कुतुब खां को यहाँ पर अधिक से अधिक समय तक हुमायूं को रोके रखना था। तो जो कुतुब खां था उसको शेर खां ने कुतुब खां से ये कहा था कि तुम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हुमायूं को यहाँ पर रोके रखना या फंसाए रखना, और कुतुब खां ने वैसा ही किया। यहाँ लगभग 6 माह तक हुमायूं को उसने फंसाए रखा और 6 माह के घेरे के बाद जो है हुमायूं का इस चुनार के दुर्ग पर अधिकार हो गया। लेकिन इधर जो 6 माह का समय हुमायूं ने जो अपना कहीं न कहीं चुनार को जीतने के लिए जो अपने समय को बेकार कर दिया, उस समय का पूरा फायदा कौन उठाएगा? शेर खां। इधर शेर खां क्या करेगा? शेर खां इधर आगे बढ़ते हुए इधर लिख लेते हैं, रोहतासगढ़ दुर्ग और गौड़। इधर जो समय इधर हुमायूं ने अपना खराब किया, इधर शेर खां रोहतासगढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लेता है और बंगाल की राजधानी गौड़ को भी जीत लेता है। जब ये इधर ये हुमायूं जो है चुनार को जीत लेंगे, इधर शेर खां रोहतासगढ़ और गौड़ को जीत लेगा। लेकिन यहाँ हुमायूं जब चुनार को जीतने के बाद शेर खां से जो है संधि वार्ता प्रारंभ कर देंगे। क्या कर देंगे? संधि वार्ता प्रारंभ कर देंगे। वो कहीं ना कहीं शेर खां से अभी भी युद्ध करने का इच्छुक नहीं था, तो वो जो है शेर खां से वार्ता प्रारंभ करेंगे और जो है शेर खां भी कहीं न कहीं इस समय हुमायूं से भिड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी कुछ शर्तें थी। उसकी कहीं जो शेर खां है वो बिहार और बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। अतः उसने
हुमायूं के सामने यह शर्त रखी कि उसे बिहार और बंगाल उसके अधिकार में रहने दिया जाए। इसके बदले में वह हुमायूं को 10 लाख रुपए वार्षिक के रूप में हुमायूं को आगरा वह उसने भेजने का वादा कर दिया। लेकिन इधर जब शेर खां ने यह वादा किया, लेकिन इधर एक घटना और घट गई। जो बंगाल के शासक महमूद शाह थे, इनका एक दूत हुमायूं के पास पहुंचा और उसने शेर खां के विरुद्ध सहायता की, जो है एक प्रकार से याचना की कि आप हमारी शेर खां से रक्षा करिए और हमारी सहायता करिए और जो है शेर खां पर आक्रमण करें। तो जो ये महमूद शाह का जो दूत था, ये हुमायूं के पास पहुंचा और उसने जो है कहीं ना कहीं सहायता की याचना की। तो जो ये संधि वार्ता चल रही थी हुमायूं और शेर खां के मध्य, इसको हुमायूं ने क्या किया, समाप्त कर दिया और उसने बंगाल पर चढ़ाई कर दी। अच्छा, जब इधर हुमायूं ने चढ़ाई कर दी बंगाल पर और जो संधि वार्ता ये भंग की, इस बात का भी शेर खां पूरा फायदा उठाएगा और यहाँ पर भी एक प्रोपोगेंडा फैला देगा। क्योंकि हमने बताया ना कि जो शेर खां है वो प्रोपोगेंडा फैलाने में बहुत ही माहिर था। यहाँ पर भी वो एक प्रोपोगेंडा फैला देगा। क्या फैला देगा? वो ये प्रोपोगेंडा फैलाएगा क्योंकि उसने जितने भी उसके अफगान सरदार थे, उसने उन अफगान सरदारों से ये बात कही कि हुमायूं सभी अफगानों का सर्वनाश कर देना चाहता है। जबकि मैंने, मतलब देखा जाए तो शेर खां अपने आप को कहेगा कि मैंने हुमायूं की अधीनता स्वीकार करते हुए उसे 10 लाख रुपए वार्षिक देने का वचन दिया। उसके बावजूद भी हुमायूं बंगाल पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह कहीं ना कहीं हम लोगों का सर्वनाश करना चाहता है। तो इस तरीके की बातें उसने, जो उसके अन्य अफगान सरदार थे, उनके बीच यह फैलाई, जिससे वो ये चाहता था कि कहीं ना कहीं मैं अफगानों को यह बात फैला करके सारे अफगानों को संगठित कर लूंगा। तो ये जो है अफवाह शेर खां ने कहाँ फैला दी? सारे अफगानों के बीच में, जितने भी अफगान सरदार थे उनके बीच ये बात फैलाई और कहीं ना कहीं अफगानों को संगठित करने की कोशिश की। अच्छा, इधर हुमायूं जो है कहाँ पहुंच जाता है? बंगाल। हुमायूं कहाँ पहुंचेगा आप? बंगाल। यहां पर भी जो हुमायूं का बड़ा लड़का होता है जलाल खां, छोटा लड़का है कुतुब खां और बड़ा लड़का है जलाल खां। तो जलाल खां से जो है शेर खां जो है वो ये कहेगा कि यहाँ पर तुम हुमायूं को ज्यादा से ज्यादा समय तक रोके रखना, और जलाल खां ने भी वैसा ही किया। उसने बंगाल, जब हुमायूं बंगाल विजय के लिए निकला, तो ज्यादा से ज्यादा समय तक जलाल खां ने इसको सिर्फ रोके रखने की कोशिश की, लेकिन अंततोगत्वा हुमायूं ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। तो इधर हुमायूं ने बंगाल पर अधिकार कर लिया और इसकी राजधानी गौड़ का नाम बदलकर जन्नताबाद रखा। और बंगाल विजय के बाद वह कई माह तक अमोद प्रमोद में व्यस्त हो गया। हमने बताया था आपको, हुमायूं को गाना सुनने की उसकी बहुत बुरी आदत थी। जैसे ही वो कोई जीत हासिल करता था, गाना सुनने में व्यस्त हो जाता था, और ये गाना सुनने की आदत हुमायूं को जी थी, कहीं ना कहीं बहुत ही उसके लिए आगे जाकर परेशानी का कारण बनती थी। तो अमोद प्रमोद में, जो बंगाल जीतने के बाद अमोद प्रमोद में व्यस्त हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, अगर शेर खां चाहता तो यहीं पर हुमायूं से कहीं ना कहीं भिड़ सकता था या उसका संघर्ष हुमायूं से हो सकता था, लेकिन शेर खां ने यहाँ पर भी हुमायूं से संघर्ष नहीं किया, बंगाल में भी संघर्ष नहीं किया, क्योंकि अभी वो जानता था कि कहीं ना कहीं उसकी अभी जो शक्ति है वो एक प्रकार से वो अभी कमजोर है। तो जब इधर हुमायूं बंगाल पर अधिकार कर रहे थे, इधर शेर खां वहां से निकलकर, अगर हम देखें तो बनारस, कन्नौज,
कड़ा, और संभल, इन क्षेत्रों पर शेर खां ने क्या किया? अधिकार कर लिया। जब ये इधर हुमायूं बंगाल विजय के बाद अमोद प्रमोद में व्यस्त हुए, उस पूरे समय का सदुपयोग करते हुए शेर खां ने बनारस, कन्नौज, कड़ा और संभल पर अधिकार कर लिया और जौनपुर और चुनार को भी क्या किया? घेर लिया। तो इस तरीके से इन क्षेत्रों को कहीं न कहीं, इन क्षेत्रों पर जब शेर खां का अधिकार हो जाएगा तो वो इन क्षेत्रों पर शेर खां क्यों अधिकार कर रहा है? क्योंकि वह जो हुमायूं का बंगाल से आगरा लौटने का जो मार्ग है, उस मार्ग को काट देना चाहता था। अतः उसने इन पूरे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। दूसरा कारण, यहाँ पर जो है भारी संख्या में अफगान रहते थे। मतलब यहाँ पर अफगानों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए इन क्षेत्रों पर जो है शेर खां ने अधिकार कर लिया और आगरा जाने वाले मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। तो ये कहानी थी पूरी क्या? चौसा के युद्ध के पहले की। अब हम बात करेंगे चौसा के युद्ध की। तो ये चौसा का युद्ध जो कब लड़ा जाएगा? 26 जून 1539 को। तो इस युद्ध से पहले अगर हम बात करें तो हुमायूं इस समय कहाँ पर हैं? बंगाल में है। हुमायूं कहाँ है? बंगाल में। लेकिन तभी हुमायूं को यह सूचना मिलती है कि उसके भाई जो है, उसका कौन? हिंदाल। और यहाँ पर नाम लिख लेंगे, शेख। तो हुमायूं को यह सूचना मिलती है जब वह बंगाल में था कि इसके भाई हिंदाल ने इसके विश्वस्त जो थे शेख बहलोल, इनकी हत्या कर अपने आप को आगरा में स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया है। तो इसकी जब सूचना हुमायूं को मिली तो हुमायूं ने जो बंगाल का प्रशासन है वह जहां गिर कुली बेग को सौंप कर वह जो है आगरा की ओर निकल पड़ा। इस बात की सूचना शेर खां को हो चुकी थी कि हुमायूं जो है आगरा की ओर निकल पड़ा है। अतः शेर खां भी हुमायूं को मार्ग में ही रोकने की योजना बना रहा था। उसने बिहार और जौनपुर के अफगान सरदारों को रोहतास गढ़ के किले के पास एकत्रित किया। इधर हुमायूं जो है गंगा नदी पार कर दक्षिणी मार्ग से ग्रांड ट्रंक रोड वाला ये मार्ग चुना। लेकिन ये मार्ग जो हुमायूं ने चुना, यह कहीं न कहीं उसकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि इस मार्ग पर अफगानों का अधिकार था। इधर हुमायूं जब चौसा के निकट पहुंचा तो उधर शेर खां भी अपनी सेना लेकर कर्मनासा नदी के दूसरे तट पर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? कौन सी नदी थी? कर्मनासा नदी। तो शेर खां कर्मनासा नदी के दूसरे तट पर पहुंच गया। इधर तो इस तट पर कह लीजिए एक प्रकार से शेर खां की सेना और दूसरी तरफ हुमायूं की सेना। तो दोनों की सेनाएं जो हैं 3 माह तक जो है अपना डेरा डाले रही। इसका कारण ये था क्योंकि जो शेर खां था उसने हुमायूं को धोखे से शांति वार्ता में उलझाए रखा, क्योंकि वह कहीं न कहीं वर्षा ऋतु का इंतजार कर रहा था। क्योंकि जो हुमायूं की सेना थी वह गंगा और कर्मनासा नदी के बीच में जो थी स्थित थी, और ये जो बीच का क्षेत्र था ये नीचे कह लीजिए इसका जो भाग था वो नीचा था।
तो वर्षा अगर होती तो इस निचले भाग में पानी भर जाता, और अगर पानी भर जाता तो हुमायूं की सेना को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। तो जो शेर खान था वो इसी बात का इंतजार जो है कहीं ना कहीं वर्षा का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही वर्षा हुई, आप टाइम देख रहे हैं जून का, कौन सा टाइम है, 26 जून। तो जैसे ही वर्षा ऋतु आई तो जो समस्या हमने आपको बताई है वो समस्याएं हुमायूं के सामने खड़ी हो गई। और इधर शेर खां जो था उसने क्या किया, उसने रात्रि में ही हुमायूं के खेमे पर हमला कर दिया। जब रात्रि में हुमायूं के खेमे पर इस प्रकार से अचानक से हमला हुआ तो इस अचानक किए गए हमले से हुमायूं की जो सेना थी वह अस्त व्यस्त हो गई। और हुमायूं भी जो है कहीं ना कहीं वीरता से उसने अफगानों का सामना किया, लेकिन उसकी भुजा में एक तीर लग जाने के कारण वह भी घायल हुआ और वह घोड़े सहित गंगा नदी में अपनी जान बचाने के लिए कूद गया। जब वह कूद गया गंगा नदी में तो निजाम खां नामक एक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। तो जब इस निजाम खां भिस्ती ने हुमायूं की जो जान बचाई थी, इसके बदले में हुमायूं ने इसे एक दिन का बादशाह बनाया था। तो खैर इनकी तो जान बच गई, हुमायूं की तो जान बच गई, निजाम खां ने बचा लिया। लेकिन जो है इस चौसा के युद्ध में मुगल जो सैनिक थे वो भारी संख्या में मारे गए थे और कई प्रमुख सरदार भी इस युद्ध में मारे गए। इस प्रकार से जो चौसा का युद्ध था इसमें हुमायूं पराजित हुआ और शेर खां जो है विजयी रहा। और इस युद्ध के बाद जो अब ये शेर खां हैं यह किसकी उपाधि धारण कर लेंगे, शेर शाह। अपना राज्य अभिषेक करवाएंगे और शेर शाह के नाम से यहीं से वह जाना जाएगा। और चौसा के युद्ध में जो है अपना राज्य अभिषेक कराने के बाद उसने जो है अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया और सिक्के भी चलवा दिए। चलिए, तो चौसा के युद्ध में देखा जाए तो जो है शेर खां विजय हुआ और शेरशाह की उपाधि धारण की। इधर अब हम अगली बात करेंगे कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध यह लड़ा गया 17 मई 1540। तो चौसा के युद्ध में निजाम नामक भिस्ती के द्वारा जो है हुमायूं की जान बची और हुमायूं है वो भागते भागते कहाँ पहुंचा, आगरा। तो हुमायूं जब आगरा पहुंचा तो जो इनके दोनों भाई थे हिंदाल और मोहम्मद सुल्तान मिर्जा, इन दोनों को हुमायूं के सामने पेश किया, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं जब हुमायूं बंगाल में था तो इन दोनों ने विद्रोह किया था, तो इन दोनों को पेश किया गया। हुमायूं ने इन दोनों को क्षमा कर दिया। लेकिन जो कामरान था, जो ये हुमायूं का भाई था, अगर देखें तो इस समय जो स्थिति थी वह काफी संकटकालीन, काफी जो है संकटों से भरा समय था हुमायूं के लिए। तो हुमायूं के लिए जो समय था वो काफी संकटों से भरा हुआ था। लेकिन इस संकट के समय भी कामरान ने हुमायूं का साथ नहीं दिया और वह अपनी सेना लेकर के कहाँ, लाहौर चला जाता है। अच्छा, लाहौर क्यों चला जाता है उसका कारण होता है, क्योंकि हुमायूं जो यहाँ पर जब जो कामरान था ये जब आगरा में था तो ये अस्वस्थ हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो कामरान को ये लगता है कि कहीं न कहीं हुमायूं ने जो है उसे मारने के लिए विष का प्रयोग किया है। तो इस बात को सोचकर वह अपनी सेना सहित वापस लाहौर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं कामरान को
हुमायूं की सहायता करनी चाहिए थी, लेकिन कामरान ऐसा नहीं करता है। हालांकि इधर जो शेर खां है वह अपना राज्याभिषेक करा करके जो है हुमायूं को पराजित करने के लिए कन्नौज की ओर बढ़ जाता है। इधर जो इनके भाइयों का जो मतभेद था, इसकी जानकारी भी किसको, शेर खां को हो जाती है। तो भाइयों के बीच जो मतभेद था, इसकी जानकारी शेर खां को हो जाती है, और इस मतभेद की वजह से वह अपने छोटे बेटे कुतुब खां को चंदेरी की ओर भेजता है, चंदेरी की ओर भेजता है। लेकिन ये जो कुतुब खां है, ये कालपी के निकट मुगलों के द्वारा पराजित हो जाते हैं, और यहीं पर इनके जो छोटा बेटा होता है कुतुब खां, इसकी मौत हो जाती है। इसकी जब मौत हो जाती है तो इससे शेर खां जो होता है बहुत दुखी होता है, और वह हुमायूं से बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है। इसी समय हुमायूं भी अपनी जो सेना थी उसको एकत्रित कर शेर खां से जो है एक प्रकार से बदला लेने के लिए वह भी आगे बढ़ जाता है। लेकिन इनके भाई होते हैं जिनका नाम हमने बताया था मोहम्मद सुल्तान मिर्जा। जब हुमायूं का खेमा शेर खां से संघर्ष करने के लिए बढ़ रहा था, तो उसी समय मोहम्मद सुल्तान मिर्जा अपने पुत्रों सहित हुमायूं के खेमे से चले जाते हैं। कुछ मतभेद उत्पन्न हो जाता है और मोहम्मद सुल्तान मिर्जा भी हुमायूं का खेमा छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो हुमायूं के खेमे में एक अव्यवस्था, एक प्रकार से जो कहते हैं असंतोष, हुमायूं के खेमे में एक असंतोष फैल जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी हुमायूं कहीं न कहीं शेर खां से जो है संघर्ष करने की कोशिश करता है। लेकिन इस समय अगर हम देखें तो हुमायूं की सेना कमजोर है। तो कन्नौज के निकट हुमायूं और शेरशाह दोनों की सेनाओं में युद्ध होता है। लेकिन जैसा कि हमने बताया, इस समय शेर खां की सेना मजबूत थी और हुमायूं जो है बुरी तरीके से पराजित होता है। हिंदाल और हुमायूं दोनों अपनी जान बचाने के लिए जो है आगरा भागते भागते आगरा पहुंचते हैं, लेकिन वह आगरा में भी ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाते हैं, क्योंकि शेर खां उनका पीछा कर रहा होता है। यहाँ आगरा से हुमायूं लाहौर और लाहौर से हुमायूं ईरान चला जाता है। तो अगर हम बात करें कन्नौज के युद्ध की, इसको बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो कन्नौज के युद्ध ने हुमायूं के भाग्य का जो है निर्णय कर दिया और उसके भाग्य का अंत कर दिया। तो इस प्रकार से जो शेर खां है उसने द्वितीय अफगान राज्य की जो है स्थापना की। तो अब दिल्ली का बादशाह सुल्तान कौन हो गया? शेर शाह सूरी, और जो हुमायूं हैं ये क्या हो गए? नाम के बादशाह। अब इनके पास तो ना तो सेना थी ना राज्य था, अब मात्र नाम के बादशाह थे, और दिल्ली पर इख्तियार हो चुका था शेरशाह सूरी का, और हुमायूं को भारत भी छोड़ना पड़ेगा। तो आज हमने बात की चौसा के युद्ध की, कन्नौज के युद्ध की। तो आज बस हम यहीं तक बात करेंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे हुमायूं के निर्वासन काल की, कि हुमायूं का जो निर्वासन काल था उसमें क्या क्या घटनाएं घटी, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो जो जानकारी मैंने आपको दी, अगर आपको ये पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को जो है लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।